प्रोसेस को, वो भी हमने जाना। और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं, उनके बारे में भी हमने जाना। लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में हमने जो है अध्ययन किया गहन। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। क्या है कि जो हायर लर्निंग है, हायर लर्निंग इट मीन्स स्कूल लेवल से हम एनहेंस कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। लोअर लर्निंग किसमें आ जाती है, जो हमारे स्कूल लेवल की लर्निंग है, प्ले स्कूल है, और तो फिर प्राइमरी है, फिर माध्यमिक है, फिर उच्च से सीनियर सेकेंडरी है, उसके बाद फिर हमारा कॉलेज आता है, और कॉलेज के बाद हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पर पीजी कोर्स के उसमें हम पढ़ रहे हैं कि हायर एजुकेशन लर्निंग कैसे होती है, उसके में कैसे कौन कौन से मेथड्स हम अपनाते हैं। तो उसमें हमने जाना कि टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं। फिर हमने जाना कि लर्नर सेंटर्ड मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, उसमें क्या है कि जो हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित से लर्नर केंद्रित होती जा रही है, विद्यार्थी या शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, तो वहां पर ये शिफ्ट कर रही है, ठीक है। इसमें इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है मेथड्स, ऑफलाइन मेथड्स हैं, उनके बारे में हमने जाना कि लेक्चर मेथड होता है, डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, और एक तरह से लेक्चर मेथड के बाद डिस्कशन मेथड और टीवी रिव्यू आदि टीम टीचिंग है। टीम टीचिंग, लेक्चर मेथड और वीडियो या फिर टीवी के माध्यम से जो पढ़ाने वाला होता है वो टीचर सेंटर होते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से हमने टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर और मिक्स्ड, हमने बारी बारी से हमने उसको जाना, ठीक है। ठीक है, अब है ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड के बारे में भी हमने डिटेल स्टडी किया, उसमें स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्स आदि आते हैं, उनके बारे में हमने गहन अध्ययन किया। इसके बारे में जो था कि 9 कोऑर्डिनेटर्स, दैट इज नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं, उसमें 9 कोऑर्डिनेटर्स आपको लिखवाए गए थे, राष्ट्रीय समन्वयक। तो उनके बारे में हमने आपको मैसेज भेजा था, ग्रुप में नोटिस डाला था कि आप उन 9 कोऑर्डिनेटर्स को लिख के लाएंगे, उनके बारे में इंट्रोडक्शन। उनकी साइट पे यदि आप में से एक बार माइक ऑन करके बताएं किस किस ने लिखा है, आप में से कोई है जिन्होंने लिखा है यस उस मैम। मैसेज को? ठीक है, अपना नाम भी बताएं साथ में। अपना अंकिता। नाम भी बताएं। अंकिता। अंकिता के अतिरिक्त किसी और ने भी लिखा है क्या? मैम सिर्फ नाम लिखे हैं, उनके बारे में नहीं पता है। हाँ, तो उनके बारे में ही नाम तो उसी दिन कक्षा में आपको लिखवा दिए गए थे, उसमें आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, ठीक है। लेकिन मारना है वो तीर, उसका आप क्लास के बाद या फिर कल उसको डिटेल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उसकी साइट पे जाएंगे, जो नाम जो 9 नेम्स आपको करवाए गए हैं, 9 नेम्स, एक एक के जो है उसको डाल के गूगल पे, और उनकी साइट है, उनकी साइट पे जाके वहां पर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा, ठीक है। मैम इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ 2-3 लाइनें हैं, उनके बारे में, वो 2-3 लाइनें हर एक के बारे में आपने लिख लेनी है। 2-3 से आप यदि 5, 6, 6, 7 पर शिफ्ट हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। क्यों होगा बेहतर? क्योंकि हायर एजुकेशन का जो यूनिट है उसमें भी आपको वो करना ही है, ठीक है। वो आपका पार्ट यहीं पर हो रहा है। और फिर जो दूसरा है आईसीटी का है, उसमें भी आपको वो करना ही पड़ेगा, नहीं बच सकते आप इससे, ठीक है। तो आप ये होमवर्क जो है पहले ही कर लें, तो वहां से जब आप उसमें जो पढ़ेंगे तो एक अच्छी सी समझ आपके पास होगी ये क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उनको बोला कोई आवाज ना करें।
और तो नेक्स्ट है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अंकिता, वेरी वेल, आपने किया है और उसको याद भी कर लेना, ठीक है। ओके टीचिंग मैम। सपोर्ट मटेरियल, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या आ जाता है, वो मटेरियल जो कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसमें सपोर्ट करती है, सहयोग करती है, ठीक है, वो सभी आ जाते हैं। उसमें ट्रेडिशनल सिस्टम भी है। ट्रेडिशनल में क्या है, पारंपरिक में हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, उसके साथ हम स्टडी करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक है उनके साथ। और फिर मॉडर्न है, मॉडर्न में जो एक तरह से डिजिटल जो ब्लैक बोर्ड है, वो जो सॉरी जो एक तरह से डिजिटल बोर्ड है ना, वो आ जाता है, डिजिटल बोर्ड है। और फिर आईसीटी बेस्ड सिस्टम्स हैं, वो आ जाते हैं सभी, इसमें प्रोजेक्टर्स हैं हमारी। फिर हमने जाना कि इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या है हमारे सिलेबस में, एलिमेंट्स है इवेल्युएशन सिस्टम के, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम है, और इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, ठीक है। ये हमने करना है। ये हम तभी करेंगे जब हमें यह इंश्योर हो जाएगा कि आपको इवेल्युएशन सिस्टम का पता है, इसके एलिमेंट्स का आपको पता है, याद है आपको, और टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन आपको क्लियर है, ठीक है। उसका टेस्ट हम अभी कुछ क्वेश्चंस आपके समक्ष रखेंगे, उनके माध्यम से हो जाएगा। फिर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम। तो क्या क्या इनोवेशन हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनमें से आपकी सिर्फ यही जो है क्रेडिट सिस्टम के बारे में आपको नहीं बताया गया है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग उसके बारे में डिटेल नहीं दी गई है, और इनोवेशन सिस्टम सिर्फ इतना सा पोर्शन रहता है, बाकी आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका है। लेकिन आपने कितना किया है और आपको कितना अधिगम हुआ है, उसका मूल्यांकन आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। डेल कौन ऑफ एक्सपीरियंस। डेल कौन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, ये ईगर डेल हुए हैं, इनका नाम था किसी साइंटिस्ट का, मनोवैज्ञानिक का। तो ईगर डेल ने क्या है, कौन दिया है, एक पिरामिड दिया है। उस पिरामिड के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बच्चे जो है अपनी मेमोरी में रिटेन कैसे करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट हो चुका है। यदि आपको जो है इस कंसेप्ट क्लियर है तो आप बता दें, दोबारा ना करवाएंगे हम। और यदि आपको कुछ डाउट है इसमें से तो हम दोबारा इसमें एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार रिस्पॉन्स दें आप। माइक ऑन करके रिस्पॉन्स दे प्लीज। मैम एक बार समझा दीजिए। यस मैम। ठीक है। इसमें देखिए, इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक्सपीरियंस लर्निंग एज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है, ये सूत्र, ठीक है। हेलो। और इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि जो बच्चे हैं रिटेंशन है, मेमोरी में रिटेंशन, जो उन्होंने जो सूत्र दिया है, कौन किसने दिया है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है, तो वो ईगर डेल है, उन्होंने दिया है। तो ये डेल शब्द है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक पिरामिड दिया है, इन्होंने रिसर्च की बच्चों के ऊपर, और रिसर्च करने के बाद इन्होंने जाना कि जो बच्चे हैं अलग अलग ढंग से एक्सपेरिमेंट करके, कि उन किसी को तो टेक्स्ट बुक दे दी उन्होंने, किसी को ऑडियो माध्यम से उनको पढ़ाया गया, और किसी के सामने जो है पिक्चर्स को रिप्रेजेंट किया गया। तो उन्होंने निष्कर्ष यह निकाला कि सबसे ज्यादा अधिगम किसमें होता है, और कौन सा जो मेथड है, किस मेथड में कितने परसेंट अधिगम हो रहा है, कितने परसेंट उनकी मेमोरी में रिटेन हो रहा है, मतलब वो याद कितना कर पा रहे हैं, अपनी जो स्मृति है उसमें प्रतिधारण कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके माध्यम से इन्होंने ये दिया है। और कौन दिया है, एक पिरामिड दिया है, उसको एक्सपीरियंस कहा है। एक्सपीरियंस क्यों कहा है, इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। तो लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस किसने दिया है, डेल कोन ने। इसके बारे में डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे हम। आगे है पीपल जनरली रिमेम्बर।
पीपल कैसे रिमेम्बर करते हैं, उनका ग्राफ इन्होंने दिया है। तो ऊपर सबसे निम्न स्तर है और नीचे सबसे हाईएस्ट स्तर है। तो ये जो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड शिफ्टिंग है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है दूसरी साइड, लर्नर्स आर एबल टू लर्निंग आउटकम्स। तो उन्होंने जो है लर्निंग आउटकम क्या आई, वहां से बच्चों ने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो उसमें है कि रीड टेक्स्ट, जब उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा, जब टेक्स्ट बुक पढ़ी, हमारी पाठ्य पुस्तक जो होती है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस पुस्तक से क्या होता है, हमें एक तो डेफिनेशन का पता चल जाता है, ठीक है, कि उसकी परिभाषा क्या होगी, डिस्क्राइब का पता चल जाता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम उसको देख पाते हैं, उसका ओवरव्यू हमें पता चल जाता है, सूचियों का पता चल जाता है और उसकी व्याख्या का पता चल जाता है, हम जब उसको पढ़ते हैं तो, ठीक है। लेकिन वो प्रतिधारण कितना कर पाते हैं अपनी स्मृति में, ब्रेन में, तो वो 10% ऑफ व्हाट दे रीड। तो हमने जो पढ़ा है पूरे चैप्टर का सिर्फ ये 10% ही हमें याद रह जाता है, बाकी का जो 90% है वो ब्रेन से स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक हमें इतना प्रोवाइड करती है। फिर है लिसन टू हियर, लिसन टू लेक्चर। तो हम लेक्चर जब सुनते हैं पैसिव बन के, जैसे क्लास लेक्चर होता है, इसमें तो आपका जो है इंटरेक्शन भी हो रहा है, आपके समक्ष जो प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन, और बीच बीच में हम आपसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो ये सिर्फ वही लेक्चर नहीं है कि सिर्फ आपको एक पैसिव लिसनर आप हैं, हालांकि ज्यादातर तो है टीचर ही एक्टिव है, आप तो कम है, जो है निष्क्रिय ही है ज्यादातर तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पार्टिसिपेंट है ना। तो उसके बाद क्या है कि इन्होंने कहा ये लिसन टू लेक्चर, जब हम लेक्चर को सुनते हैं, अनुदेशन को सुनते हैं, व्याख्या को, व्याख्यात्मक जो है ये तरीका है, तो उसमें जितना भी हम सुनते हैं उसका 20%, यहाँ पर 20% उसका अधिगम होता है, ठीक है। तो 10% और शिफ्ट हो गया हमारी जो बुद्धि है उसमें, क्योंकि जब लिसन करते हैं तो क्या किया हमने, एक तो सुना और उसके साथ साथ थोड़ा सा विजुअलाइज भी हमने किया अपने मस्तिष्क में, ठीक है। अगर ध्यान से सुना है तो थोड़ा सा 10% और एनहेंस हो गया है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है वॉच स्टिल पिक्चर्स। स्टिल का क्या अर्थ है कि जो स्थिर जो पिक्चर्स है ना, स्थिर है, उनको देखना, उनको देखने से 30% ऑफ व्हाट दे सी। तो हमने जो देखा है उसका 30% हमें जो है रिमाइंड होगा, उसमें बुद्धि में रिटेन होगा, ठीक है। वॉच मूविंग पिक्चर्स, तो मूविंग पिक्चर्स का भी यही आउटकम है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेट, इसमें क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक तरह से हम उसको देख पाते हैं, एप्लीकेशन भी होता है, इसमें अप्लाई भी कर पाते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। वॉच स्टिल पिक्चर्स है तो उसमें वॉच करते हैं, देख पाते हैं, उसको अप्लाई भी थोड़ा सा करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर पाते हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। और वो जो मूविंग पिक्चर्स में, और उसके साथ साथ मूविंग पिक्चर्स में हम यहाँ पर ये करके चलते हैं कि इसमें टीवी के जैसे लिसनिंग भी हो रही है और उसमें एक तरह से उसको हम सुन भी पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है वर्ड हियर एंड सी, तो उसका 50% हमें याद रहता है। जब टीवी वाला जो यदि हम लगाए यहाँ पर टीवी वाला फंडा, तो उस एजेंडे से क्या होगा, 50% हमें अधिगम होगा। तो जितना ये लेसन है उसका 50-50 हमें याद रहेगा और 50 जो है स्लिप हो जाएगा माइंड से। तो आगे है वॉच डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन को भी हम देखते हैं, और उसमें जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ क्या करते हैं, हम उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, जो टीचर बोल रहा है और साथ साथ में जो बच्चा जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो भी हो रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, या फिर मिक्स्ड है, इसमें से बताएं आप कौन सा है ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कौन सा होगा? लर्नर सेंटर होगा ना मैम। ठीक है, आप सभी सहमत है क्या? हाँ जी, टीचिंग मेथड है, टीचर टीचिंग सेंटर्ड।
स्टूडेंट सेंटर कह रहे हैं आप? लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर, यहाँ पर कितने आवाज? ठीक है, इसको एक बार चलिए, तो डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड होता है ना, वो टीचर सेंटर जो लर्नर सेंटर नहीं होता है उसमें टीचर दिशा निर्देश देता है। ठीक है, ये आप देख कर आएंगे कि कौन सा होता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप। तो जो इन हैंड जो वर्कशॉप होती है जिनमें हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप से जो है प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, और साथ साथ में रोल प्ले को भी देख लेते हैं। रोल प्ले की सिचुएशन है जो अभिनय, एक तरह से अभिनय पात्रता होती है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है। अभिनय में हम क्या करते हैं कि खुद ही उस अभिनय में घुसकर उसके जैसे वो करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पर ये इसका 70% हमें याद रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें राइट भी करते हैं, उसमें हम बोलते भी हैं, और उसमें हम जो एक तरह से उसका हमारी सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ बनाते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, है ना। तो ये इसमें 70% उसका अधिगम होता है। तो ये क्या है, कॉन्क्रीट है, एक मूर्त है, एक मॉडल हम तैयार करते हैं, और अमूर्त चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं की गई हैं। सामने देखते हैं वो भी मूर्त रूप में देखते हैं, वहां पर एक तरह से हमारी बुद्धि का अमूर्त रूप से उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। इस चीजों में हम क्या क्या सीखते हैं, एनालिसिस, डिजाइन और क्रिएट, चीजों को क्रिएट करना, सृजन करना, जो कि वर्कशॉप में हमारे काम आता है। इवेलुएट करना, इवेलुएशन का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, रोल प्ले में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है मॉडल और सिमुलेट अ रियल एक्सपीरियंस। जब एक रियल एक्सपीरियंस को जब हम सिमुलेट करते हैं, सिमुलेटर का क्या मतलब है कि एक तरह से कृत्रिम एक तरह से परिस्थितियां बना दी जाती हैं, और कृत्रिम परिस्थितियां जब बना दी जाती हैं तो उसमें जो रियल परिस्थितियां होती हैं उन्हीं के जैसा माहौल होता है और उसी के जैसा फील होता है। ठीक है, जैसे कि जो पायलट्स वगैरह हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और युद्ध सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे और बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं किसी गेम की, तो उनको एक तरह से रिहर्सल, लास्ट रिहर्सल या फिर उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, तो उसमें एक तरह से बताने दिखाने के लिए ही क्या दूसरी जो है अपोजिट टीम डाल दी जाती है। उन्हीं के जो है साथी होते हैं, लेकिन वो अपोजिट टीम के उसमें, कि ये आपके जो है शत्रु जो है विरोधी टीम है आपकी। ठीक है, तो उसके साथ डील करना है। तो वो इसी प्रकार से एक तरह से सिचुएशन क्रिएट की जाती है कृत्रिम रूप से, और फिर जो रियल एक्सपीरियंस है उसको किया जाता है। ये आपके जो मेथड्स हैं, मेथड्स के रूप में भी सिमुलेशन का जो है जिक्र आ सकता है, और उसमें से प्रश्न भी बनता है मेथड्स के रूप में भी। ठीक है, और यहाँ से तो है ही है इसमें, तो इसमें से भी उतना ही जो है अधिगम 70% ही उसका अधिगम हो पाता है। अब नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। जो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस में क्या है कि हम एक तरह से फील्ड जो वर्क होता है ना, फील्ड या फिर केस स्टडी जो होता है, फील्ड वर्क में जब हम करते हैं तो फील्ड वर्क में हम जाके खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बेस पर हम जो है आउटकम्स लेकर आते हैं, उसके बेस पर हम अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बनाते हैं। और किसी एक उद्देश्य को, एक पर्पसफुल एक्सपीरियंस कहा गया है, किसी एक उद्देश्य को हम लेकर फील्ड में उतरते हैं कि हमें यहाँ पर ये स्टडी करना है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना है, इसके बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ये सबसे बेस्ट बताया गया है ईगर डेल के द्वारा। और इन्होंने कहा है कि जो जो फील्ड एक्सपीरियंस होता है उसका 90% ऑफ हमें याद रहता है जो हम काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही था। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है आप हमें बताएंगे कि मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं, असेसमेंट से क्या समझते हैं, और आप इवेल्युएशन से क्या समझते हैं। कि वो थोड़ा थोड़ा सा बता दें कि कहाँ पर हैं आप और क्या कुछ अधिगम हुआ है। मेजरमेंट यानी कुछ पैमाना मापन होता करना, है। और असेसमेंट यानी किसी थिंग्स को लेके हम कुछ अज्यूम करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह देना इसमें आ जाते मैम।
जिसके थ्रू ठीक हम है। आगे मूल्यांकन कर सके, एक स्टेप है ये। और इवेल्युएशन में हो जाता मूल्यांकन करना, तो वो अलग अलग मेथड पे हम अपनी उसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो भी क्राइटेरिया है। ठीक। मीना जी बोल रही हैं। नहीं, जी रंजना सोनकर। मेजरमेंट तो मापन होगा। असेसमेंट में 30 बच्चों का जैसे हमने सबको मार्क्स दे दिया, फिर इवैल्यूएशन में हम उनको हायर कौन है, लोअर कौन है, बीच में एवरेज कौन है, ऐसे कंपेयर करके उनको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो इवैल्यूएशन। ठीक है। मीना जी आपने असेसमेंट का क्या बताया, दोबारा बताएं। क्या चीज असेसमेंट? हाँ दोबारा बताएं, क्या बताया असेसमेंट का। असेसमेंट कोई टेस्ट लेके सबको मार्क्स दे देना। ठीक है। ठीक है, आप सभी ने कोशिश की है, प्रयास किया है लगभग लगभग। तो कल हमने जाना था कि असेसमेंट जो होता है, अच्छा एक टर्म हमने कल प्रयोग की थी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, हम इसे क्या समझते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग से। मैम जैसे कोई हमने असाइनमेंट वगैरह दिया बच्चों को, तो वो याद करने के हिसाब से, ताकि उसकी एबिलिटी बढ़े, अपनी क्रिएटिविटी इसमें वो शो करे, और ठीक उसको है। और बेस्ट और फिर तरीके यदि से। यहाँ पर फॉर की जगह हम ऑफ लगा दें तो, फॉर की जगह अगर हम ऑफ लगा दें तो, ऐसा तो हो रहा है असेसमेंट का फॉर प्रयोग। लर्निंग में मतलब हम वो सीखने के लिए बच्चा कितना, उसका पात्रता क्या है फॉर लर्निंग में। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम्म, मतलब हम पहले तो फॉर लर्निंग में तो हमने जांच लिया कि उसकी पात्रता क्या है सीखने के लिए, उस हिसाब से हम उसको किसको ज्यादा जरूरत है ध्यान की, किसको कम जरूरत है, ये देख सकते हैं। इसमें ऑफ में शायद क्या सीखा, देखें। क्या सीखा, ये चीजें बिल्कुल नोटिस सही। की जाती ठीक है, आप है ना। कौन बोल रही हैं। आपने पहले बताया था रंजना सोनगरा, रंजना जी। हाँ आपको सुनाई नहीं दिया आपने था। पिछली बार भी बताया था। हाँ हाँ, रंजना जी। ठीक है रंजना जी, आपने जो है ठीक ठीक कहा कि कितना सीखा है ना, बहुत सटीक आपने प्रश्न जो है शब्द प्रयोग किया है, तो मीना जी ने भी अच्छा प्रयास किया। तो इसमें क्या है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है कि हम सीखने का उसका सीखने का मूल्यांकन करते हैं, मतलब सिखाने के लिए, ठीक है, अधिगम के लिए, अधिगम के लिए आकलन करना। तो अधिगम के लिए आकलन करना मतलब वो इन बिटवीन प्रोसेस हो रही है कि उसका बीच में कि उसने कितना सीखा है ये जानना, मीना जी ने सही बताया था। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो इसमें क्या है कि हमने कितना सीखा है उसका उसका मूल्यांकन, ये लास्ट एंड प्रोसेस है, कल हमने जाना था, ठीक है। अब क्या होता है कि ये असेसमेंट, ये मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य है कि ऐसी जो मूर्त चीजें जो हमें मूर्त रूप से हम उसको गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, कि किसी के मैथ्स में 40% आए हैं, 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, किसी के 50 मार्क्स आए हैं, इसको मार्क सकते हैं इसको, ठीक है, मार्क्स में माप सकते हैं हम इनको। 60 मार्क्स आए हैं, 80 आए हैं, 90 आए हैं, ठीक है, जिसका मापन हो सके, वो चीजें क्या है, वो मेजरमेंट में आ जाती है, जिसका मापन हो सके नंबर्स के माध्यम से, ग्रेड के माध्यम से, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो है असेसमेंट क्या है, असेसमेंट है आकलन, आकलन, ठीक है, और इवेल्युएशन क्या है, मूल्यांकन। आकलन में क्या है, एक तरह से जांचना हो गया, ठीक है, जांचना। और मूल्यांकन में क्या है, मूल्यांकन से समझ में आ रहा है कि मूल्यांकन किया कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है ना, कि हम इसका आकलन कर रहे हैं। आकलन कर रहे हैं तो मतलब एक तरह से उसको जांचना है, ठीक है, जांचना मतलब जांचने में कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, कि कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, दो सेट, दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का उसमें आपस में तुलना करना। अब ये स्टडी पर्पज से कैसे है, वहां पर किस चीज की तुलना होगी, तो बच्चों का क्या होता है कि बच्चों को एक तरह से उसका जो पहले का जो जो प्रीवियस उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है,
प्रीवियस परफॉर्मेंस, उसको प्रीवियस परफॉर्मेंस को ले लिया जाता है और उसकी जो अभी की जो प्रेजेंट की परफॉर्मेंस है, फाइनल परफॉर्मेंस, उसको ले लिया जाता है। इन दोनों के बीच में मूल्य जो है एक तरह से कंपैरिजन, तुलना हो सकती है कि पहले ऐसा था और पहले अब ये सिचुएशन है, ठीक है। ये है असेसमेंट, आकलन करना। अब ये जो तुलना है उसी बच्चे के खुद के उसमें पहली परफॉर्मेंस से या अभी करंट की भी से हो सकती है, या दूसरा क्या है, उसके दूसरा जो बच्चे हैं, दूसरे बच्चों के साथ भी उसका आकलन किया जा सकता है, उनकी तुलना की जा सकती है, वो भी असेसमेंट में आता है, ठीक है। इसमें सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे इसको होता है असेसमेंट। और दूसरा है एक तरह से तीसरा क्या है कि जो मानक है, जो स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं ना, कि पासिंग जो मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स 33 है या 40 है, और या फिर जो मेरिट में आने के लिए या फिर ए ग्रेड आने के लिए 80% की जरूरत है, तो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उस परफॉर्मेंस को उस स्टैंडर्ड के साथ तुलना करना, ठीक है, वो तो जो तुलना है वो इसमें असेसमेंट में आ जाती है। मीना जी इसमें रिमार्क नहीं देते, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिसमें रिमार्क देते हैं वो क्या है। रिमार्क सिर्फ इवेल्युएशन में देते हैं हम, ये लास्ट है, ये सभी क्या है, इवेल्युएशन का ही पार्ट है, ये इवेल्युएशन का ही पार्ट है, मेजरमेंट और असेसमेंट। तो जो एंड है, जो फाइनल जो स्टेप है ना, वो इवेल्युएशन है, जिसमें जजमेंट होती है। पहले तो जांचना, ठीक है, जजमेंट मतलब कि एक तरह से रिजल्ट दे देना, समझ रहे हैं आप? यस समझ आ मैम, रहा है इसमें आकलन करते हैं, इसमें रिमार्क हाँ मार्किंग मैम नहीं ये होती बस, है ना? मैम ये असेसमेंट जो है ये कभी कभी गलत भी तो साबित हो सकता है, और जैसे हम किसी का आकलन करते हैं कि ये ऐसे पाए, ये ऐसे होगा, और कभी कभी हम गलत साबित हो जाए, ऐसा नहीं ये ऐसा होगा। असेसमेंट नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। गलत देखिए, अब ये तो दूसरा विषय हो गया, हमारे सिलेबस के से बाहर का विषय नहीं हो गया। मैं गलत भी पूछ हो रहा हूँ सकता मैम, है, बस सही भी हो जस्ट सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है। वो तो हाँ, और जस्ट यही गलत पूछ रहा था। एक तरह से असेसमेंट के गलत होने के कम चांसेस हैं, मूल्यांकन के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। क्यों कम चांसेस? क्योंकि इसको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन है, सिर्फ तुलना है। माइक ऑफ कर लें आप प्लीज। इसकी सिर्फ तुलना की जा रही है, जो हमारे सामने नजर आ रहा है हमें कि उसकी जो फाइनल जो परफॉर्मेंस है। एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है कृपा करके। रामानंद जी माइक आप करिएगा। जो फाइनल जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, सामने हमें जो नजर आ रहा है कि इसके बच्चे के जो है 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और पहले इसके आए थे उसी सब्जेक्ट में इसके 40 आए थे। तो हम इसकी तुलना कर रहे हैं कि ये इसके 80 है, इसके 40 है, तो ये तुलना तो गलत गलत कैसे हो सकती है? ये तुलना असेसमेंट के गलत होने के बहुत कम चांसेस हैं, वो सिचुएशन नहीं बेस्ड होता है। आप सिचुएशन लेकर आइए, तब हम बताएंगे कि वो गलत है या सही है, ठीक है। जैसे मूल्यांकन है मैम, मूल्यांकन तो हाँ। अब जैसे हमने कोई टेस्ट दे दिया और उसमें हम्म। उनको देख वो मूल्यांकन कर लिया हमने कि इसके 40 आए हैं, इसके 30 आए हैं, इसके 20 आए हैं। बट जो असेसमेंट है हम देख के बच्चे को बताएंगे कि इस बच्चे के 50 में से 40 भी आ सकते हैं और उसके आगे 45। तो ऐसे मैं इस तरह पूछ रहा हूँ। असेसमेंट ये है ना, आकलन करना कि हाँ इस बच्चे के 30 में ठीक है। से 30 में से इसके 20 आएंगे, और बच्चे के हम्म। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो वाली ठीक बात है, है। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो अपना सिचुएशन बेस्ड आप लगा सकते हैं, इसका जो अनुमान लगा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और कुछ बच्चों को एक तरह से आप पढ़ाइए, 5-7 बच्चों को सामने बिठा लीजिए, उनका टेस्ट लीजिए और वहां पर आप असेसमेंट करिए और मूल्यांकन करिए, ठीक है। तब आप एक तरह से समझ पाएंगे इस प्रोसेस को, ठीक जी है। मैम। और ये हाँ, हमारे सिलेबस में इतना है कि ये होता क्या है, तो ये गलत सही है, और ये तो एक तरह से आप कुछ और ही उस दिशा में चले गए। तो इसमें क्या है कि असेसमेंट क्या है, असेसमेंट सिर्फ तुलना करना है,
ठीक है, सिर्फ तुलना करना है। ये अगर हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान जब लगाते हैं तो इसके बेस पर ये गलत भी हो सकता है, अनुमान सही भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हमने मेजर किया है अच्छे से, उसको मेजरमेंट के आधार पर हम असेसमेंट करते हैं। जब मेजर ही हो गया, उसका मेजरमेंट हो गया, तब असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, मात्र उसका तुलना करते हैं। जी तो जी, इसमें अब समझ गलत में होने आया। के चांसेस, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, आप समझ में आया। हाँ हाँ, तो इसमें क्या है, गलत होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है असेसमेंट। जब हमारी हो गई तो उस असेसमेंट के बाद क्या है, इवेल्युएशन है, ठीक है। इवेल्युएशन में क्या आता है, जो हमने तुलना की है कि इसके 40 है, इसके 80 है, तो एक तरह से इसको ए ग्रेड दे दी, इसको बी ग्रेड दे दी, ठीक है। इसको एक तरह से कह दिया फर्स्ट पोजीशन दे दी, इसको सेकंड दे, इसको एक तरह से सेकंड तो नहीं मिलेगी, 9th 10th, ठीक है, ऐसे कुछ इसको ग्रेड दे देना या फिर कोई पोजीशन दे देना, रैंक दे देना, ठीक है। ये इवेल्युएशन के अंदर आता है, मूल्यांकन करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। ये क्या है, असेसमेंट क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस चल रही है, उसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। और इवेल्युएशन क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट है, उसका फाइनल रिजल्ट हमने आउटकम जो है उसको घोषित कर दिया कि इसके 9th रैंक है, इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है, इसकी ए ग्रेड है, इसकी बी ग्रेड है, इसकी सी ग्रेड है, ठीक है। जी मैम, हाँ, ये स्टेप बाय तो स्टेप इसमें, चलेंगे। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसमें क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि असेसमेंट हो गई, इसमें असेसमेंट ये इन्वॉल्व हो गई, और फिर प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू। तो प्लेसमेंट पुलिंग, सर आप प्लेसमेंट पूछ रहे थे, इसका हिंदी में होगा नियोजन। एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जो है अपनी पुस्तक को उठाया, ठीक है, यूजीसी नेट की आपकी पेपर 1 की पुस्तक है, उसको आपने उठाया और अपने जो है टेबल, जो स्टडी टेबल है, उसको आपने वहां पर रख दिया। ये पुस्तक कहाँ पर रखी हुई थी, आपके जो बेड है, बेड के ऊपर ये पुस्तक रखी हुई थी, और आपने यहाँ से उठाकर अपनी स्टडी टेबल के ऊपर इसको प्लेस कर दिया, जहां पर इसकी जगह थी वहां पर, ठीक है। एक तरह से प्लेसमेंट वो होगा, नियोजन करना, अब उस जो वस्तु है उसको उसका स्थान दे देना, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू। तो उस बच्चे को प्लेसमेंट दे दी गई, बच्चे को प्लेसमेंट दे दिया गया, बच्चे ने जितनी मेहनत की थी 80% वो लेकर आया है, तो 80% के हिसाब से, उसकी मेहनत के हिसाब से उसको प्लेसमेंट दे दी गई, तो उसको ए ग्रेड दे दी, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन भी आ जाएगा, दैट इज असेसमेंट, और इसमें प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो वैल्यू एडिंग जब होती है वो इसमें हो जाता है, ठीक है, इवेल्युएशन का। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल यू ऑल पीपल? बताएं, पर क्लियर है क्या आपको, या फिर कोई और मेथड हम अपनाए फिर आपको समझाने का, नहीं है तो? आप देखिए, जवाब दे दीजिए आखिरी साथ में, या फिर हमारी आवाज नहीं आ रही है, यह भी बताएं। आवाज नहीं आ रही है तब भी आप बोलें। आप ऐसा वेट करते रहते हैं कि कोई और ही बोल दे, है ना, मुझे माइक ऑन करके ना बोलना पड़े। तो आज पुंडलिक जी सर नहीं भी बोले हैं तो हाँ, सबको हाँ, यही रहता है कि क्या सबको यही बोले रहता क्या है, बोले, हाँ ये हो जाता है। हाँ। आज पुंडलिक सर भी बोल रहे कि कोई और ही बोल दे, और हम सभी वेट करें कि पुंडलिक सर बोल देंगे पहले, है ना, ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि वो बोलते रहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के उदाहरण दीजिए ना प्लीज। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। एक क्वेश्चंस भी है, वो लास्ट में पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस पे चलेंगे, आगे चलते हैं एक बार, इसका भी समय आएगा, आपको समझाएंगे। तो पुंडलिक सर आप ये बताएं कि प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया है? प्लेसमेंट का अभी हमने बताया था। शायद नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कक्षा, पुंडलिक सर कक्षा के अंत में देखेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आगे चलते हैं।
फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन है, तो इवेल्युएशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? फीडबैक देता है, मोटिवेशन देता है, बेटर गाइडेंस देता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रतिपुष्टि है वो भी देता है, फीडबैक बताता है। मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि हमने जो है हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें कितनी मेहनत करनी है, कितना हमने अभी गलतियां की हैं, वो गलतियां हमने जो है उसको कैसे ठीक करना है, उसके बारे में हमें फीडबैक मिलती है कि हमने कितना गलत किया, कितना सही किया, क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं। उसके बारे में पता करके एक तरह से हमें फिर प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें इतना और करना है, इतना और याद करना है या फिर इतना और सीखना है। ठीक है, बेटर गाइडेंस उसमें प्रोवाइड होती है, टीचर की गाइडेंस में बच्चे करते हैं तो उसको एक अच्छे से मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि आप यहाँ पर लैग कर रहे हैं, ये आपका जो है इधर से आपको फिर से इस पे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ ये पॉइंट है, इसको ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। और कैसे इम्प्रूव करेंगे वो भी टीचर जो है मार्गदर्शन करता है इवेल्युएशन के माध्यम से। ठीक है, बताता है बच्चों को कि आपने जो कंटेंट तो सही लिखा है लेकिन यहाँ पर राइटिंग में गड़बड़ हो गई। ठीक है, या फिर राइटिंग ठीक है आपकी, बहुत बेस्ट है, और अपने कंटेंट जो लैंग्वेज भी सही है लेकिन कंटेंट कम लिखा है, वो वैल्यूएबल नहीं है, मतलब क्वालिटी बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसको बेटर गाइडेंस भी प्रोवाइड होती है। रेमेडिएशन भी, उसको उपचार भी प्राप्त होता है कि जहाँ पर वो एक तरह से लैग कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करे, और कैसे जो है टीचर उसको एक तरह से, टीचर को भी पता चलता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है, उसको अपनाना है, बच्चों को समझाना है। ठीक है, इवेल्युएशन से ना कि सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी इसमें लाभ मिलता है, शिक्षण प्रक्रिया में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या आता है कि एक तरह से उसको प्लानिंग को एक सहायक बनना है इवेल्युएशन। ठीक है, कैसे बनता है वो सहायक कि जो टीचर जिस मेथड से पढ़ा रहा है और उस मेथड से जो है आउटकम कम आ रही है, बहुत कम परसेंटेज जो है वो बच्चे सीख पा रहे हैं और ज्यादा परसेंटेज के क्या है वो वहां पर लैग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो टीचर है अब एक बार दोबारा से फिर रीप्लानिंग करेगा उसका। ठीक है, कि इस प्रकार से हमने जो है अपने जो सिलेबस है उसको लेना है। ठीक है, और इस प्रकार से बच्चों के सामने रखना है, और ये मेथड हमने अपनाने हैं। इस मेथड से बच्चों को नहीं समझ में आया तो हमने दूसरे मेथड को अपनाना है जिससे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा अधिगम हो सके। ठीक है, रिवीजन ऑफ क्यूरिकुलम। तो रिवीजन ऑफ क्यूरिकुलम में क्या है कि जो हमारा जो पाठ्यचर्या है उसका रिवीजन भी होता है इवेल्युएशन के माध्यम से। जो हमने पढ़ लिया है, जब इवेल्युएशन होगा, परीक्षा होगी और उससे उनसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारा रिवीजन भी हो जाता है, उसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। इसमें है इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, तो आपस में जो है इंटर इंस्टीट्यूशनल जो तुलना होती है वो भी होती है। और नेक्स्ट है एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, तो इसमें जो शैक्षणिक जो निर्णय निर्माण है वो भी इसमें होता है कि एजुकेशनल हमने कौन कौन सा और डिसीजन हमें लेना जिससे अधिक हम बेटर हो सके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, ओरल एग्जामिनेशन होते हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो रिटन में शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप हो जाते हैं, और ओरल में क्या होता है, ओरल में एक तरह से मौखिक रूप से उनसे पूछ लिया जाता है, ये बताओ, इसकी व्याख्या बताओ, या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और वन वर्ड क्वेश्चंस है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार से ये हो सकते हैं, इनके भी कई पार्ट हो सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जैसे हमारे योगा का है, उसमें प्रैक्टिकल में करवा के देखेंगे कि योगा के ये आसन करो, ये मुद्राएं करो। ठीक है, और बाकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं जैसे टेक्निकल फील्ड में है, उनसे भी जो है प्रैक्टिकल करवा के देखेंगे कि आपने ये जो मॉडल है ये कैसे क्रियान्वित होगा, ये प्रोसेस कैसी होगी, इस करके दिखाओ। ऐसे ही जैसे साइंस के लेवल में है, उनसे भी जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक, एक तरह से वही रियल सिचुएशन में जो होता है एक्सपेरिमेंट, तो इसमें आ जाते हैं। इसकी भी स्थिति मूल्यांकन होता है। और टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, टेस्ट ऑफ बेसिस ऑफ पर्पस। तो इसमें क्या होता है कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के प्रकार किसके बेस पे? जो हमारा पर्पस है। ठीक है, उद्देश्य के बेस पे। तो कौन कौन से होते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या आता है, जिसमें हमें जांच करने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में कल आप में से कौन बता रहे थे कि उसमें निदान जो है ना, निदान है, साथ साथ में इसका
जो होता है। जी मैम, मैं जी, पुंडलिक सर बोल रहे हैं। हाँ जी मैम। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है, निदान का सर ये इसका मतलब क्या होता है, निदान का मतलब कारण ही होता है, ठीक है। तो उसका कारण का पता लगाया जाता है इसमें, और कि डायग्नोज किया जाता है कि कहाँ पर समस्या है, ठीक है। तो जांच की जाती है, जैसे डॉक्टर जांच करता है कि मरीज जो है उसको बीमारी क्या है, तो कारण है। कारण एक तरह से निदान का अर्थ भी कारण ही होता है, उसमें समाधान नहीं प्रोवाइड किया जाता, उसमें सिर्फ कारण का पता लगाया जाता है, जांच की जाती है, ठीक है। आपने किस माध्यम, ओके। हाँ, जिस माध्यम से आपने पढ़ा है वो आप एक बार जो मटेरियल है आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि हम भी देख लें उसको। और फिर जी मैम, एप्टीट्यूड, बिल्कुल मैम। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, उसकी अभी क्षमता का टेस्ट होता है कि कितना एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड टेस्ट में एक तरह से कि लॉजिकल जो तर्क शक्ति, जो उसको तर्क शक्ति को जांचने के लिए वो प्रश्न पूछ ले जाते हैं, ठीक है, लॉजिकल बेस्ड होते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट में भी एक तरह से उनका अचीवमेंट कितना कितना उन्होंने अधिगम किया है उसमें ये आ जाते हैं। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कि उसका जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट में कितना है, कहाँ पर वो ठीक कर रहा है, कहाँ पर कितना उसकी एक्सीलेंस किस में है। ये सभी जो है टेस्ट है, ये इवेल्युएशन के टाइप हैं, और किसके बेस पे, पर्पज के बेस पे कि उसका पर्पज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो हमारा एक तरह से वो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है वो कहाँ चले गए हैं, कुछ मिस कर दिया शायद हमने बीच में। चलिए, आपको इसी में समझा देते हैं कि वैल्यूएशन जो होता है कि एक तरह से पहले जो 2009 में CCE था, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, उसके बेस पे CCE, ठीक है, कॉम्प्रिहेंस हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू, तरह से लिख के देख लेते हैं, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन था। इसमें क्या आता है कॉन्टिन्यूस में, कि सतत चलने वाला, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आ जाता है, एक तरह से जो समग्र होता है ना, सर्वांगीण जो होता है वो इसमें, मतलब कि एक तरह से डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्ड रूप में कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन उसका मूल्यांकन होता है, डिटेल रूप से सतत मूल्यांकन। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का लगातार जो है मूल्यांकन किया जाता है, लगातार उसको एक तरह से टेस्ट देकर, क्विजेस देकर, उसके बिहेवियर में उसको जांच करके अलग अलग प्रकार से उसका इवेल्युएशन किया जाता है। थ्रू आउट द कोर्स उसका लगातार इवेल्युएशन किया जाता है, ठीक है। तो इसके बेस पे 2009 में जो इवेल्युएशन के जो पार्ट थे, इवेल्युएशन 2 टाइप्स का दिया उन्होंने, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो ये फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, एक बार बताएंगे आप। फॉर्मेटिव मैम रचनात्मकता से रिलेटेड होता है, उसकी क्रिएटिविटी हम उसमें देखते हैं, ये फॉर्मेटिव, हाँ जी, है ना। और ठीक है। समेटिव में शायद पूरा सारा उसका जो सार निकालते हैं हम वो चीजें। हम्म, ठीक है। अब फॉर्मेटिव और समेटिव, फाइनल इवोल्यूशन उसका होता है समेटिव। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिव में रचनात्मक, जैसे कि आपने बताया, तो रचनात्मक में क्या होता है कि एक तरह से हम उसके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, उसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, उसके दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसको एक शब्द में यदि हम इसमें फ्रेज में अगर बताएं आपको, तो क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस या फिर ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स उसको किया जाता है, वो फॉर्मेटिव होता है। और आफ्टर द, एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो जो होता है वो हमारा समेटिव होता है, ठीक है। जो लर्निंग, आप में से किसी ने पूछा था कि लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो क्या होता है, तो जो
असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि सीखने के लिए आकलन, ठीक है। उसको बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे उसके लिए आकलन किया जाता है कि कहाँ पर लैग कर रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, कहाँ पर जो है उसको एक तरह से कहाँ पर खड़ा है वो, ठीक है, कहाँ पर वो अच्छा है, कहाँ पर वो इसमें सुधार की आवश्यकता है, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो उसके लिए सीखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। सीखने के लिए जो मूल्यांकन होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आ जाता है, ठीक है। अब जो समेटिव है, समेटिव क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। although it is हेल्डिंग ऑन द एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो ये एंड ऑफ द कोर्स हो रहा है, तो कोर्स के एंड में जब उसको प्रमोट करना होता है, तो समेटिव असेसमेंट का एक तरह से आउटकम क्या होगी? उसको प्रमोशन जब होता है, तो इसमें से भी प्रश्न आपका आ जाता है इस रूप में कि बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये कौन से मूल्यांकन के तहत होगा, ठीक है। या फिर जो समेटिव है उसमें कौन सा उसकी आउटकम क्या होगी, उसको प्रमोट किया जाएगा या फिर उसको फिर से रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है इसमें। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, किसी का भी आपका प्रश्न था तो इसमें ध्यान देंगे। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जहां पर अभी तक पूरे ड्यूरिंग द कोर्स और पूरे साल के दौरान या फिर सेमेस्टर के दौरान उसने जो भी सीखा है उसका आकलन करना, उसका मूल्यांकन करना, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। और इसमें से एक ये भी टर्म होती है, असेसमेंट एज लर्निंग भी होती है। असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो असेसमेंट एज लर्निंग में क्या था? इसमें बच्चा खुद का मूल्यांकन करता है, ठीक है। स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग, कि खुद को रिव्यू करना एक तरह से, कि अपने बारे में एक तरह से जांचना, ठीक है, अपने बारे में देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये दो बताए गए थे 2009 में। अब फिर 2017 में इसको रिवाइज किया गया और उसके जो हमारा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, वो सिस्टम है, उसके माध्यम से जो है हमें और जो है इसके मूल्यांकन के और टाइप दिए गए और उसमें प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। प्लेसमेंट है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है या फिर रिमेडियल है, ठीक है। ये सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो गए, उनको एक तरह से टुकड़ों में तोड़ के और उसको किया गया। तो इसमें फॉर्मेटिव है हमारा, और फॉर्मेटिव फिर हमारा जो है सबसे पहले प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के बाद हमारा फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव के बाद हमें जब पता चल जाता है कि बच्चे का हम तुलना करते हैं कि अभी बच्चा जो है अच्छा कर रहा है, ठीक है, पहले जो मतलब पहले थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन क्या है इसका साथी जो है ना वो जो है थोड़ा कमजोर, जो है अब लापरवाह हो गया है, लेकिन पहले इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो इसको लिया जाएगा यहाँ से इसको उठा लिया जाएगा और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में अब कारण का पता लगाया जाएगा कि ये कम कर रहा है तो इसका कारण क्या है, ठीक है। तो उसमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो जाएगा और इसका जब पता चल जाएगा तो इसको इस रूम में शिफ्ट कर देंगे रेमेडियल में, ठीक है, उसके उपचार के लिए। अब कारण का पता चल गया तो अब इसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसके बेस पे। तो जो बच्चा है रेमेडियल टीचिंग उसी को दी जाती है जहां पर इसको सीखने में समस्या आ रही होती है। उसके बाद आता है समेटिव। अब उसको रेमेडियल भी दी गई, उसके बाद क्या हुआ कि ये भी इन सभी बच्चों के बराबर में आ गया जो उसके क्लासमेट थे, उन क्लास में ही ये साथ में हो गया, इन्वॉल्व हो गया। अब उसका समेटिव असेसमेंट होगा कि टीचर ने अपना पार्ट कर दिया जितना उसको करना था। अब समेटिव है वो एंड जो लास्ट वाला जो इवेल्युएशन है वो कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या है उसकी परीक्षा के जैसे 6 माही परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, उसके माध्यम से जो है उसको करवाया जाता है और मतलब एक तरह से उसका जांचा जाता है, जजमेंट दी जाती है फिर उसके बाद कि ये बच्चा जो है ये फेल हो गया है, ये पास हो गया है, इसने मेरिट प्राप्त की है, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसको दिया जाता है। इसकी 1 ग्रेड है, इसकी 2nd ग्रेड है, जो रिमार्क्स देना होता है वो समेटिव असेसमेंट में होता है। और
एक तरह से ये प्रोडक्ट बताता है, और इसकी प्रमोशन बच्चे की होगी कि नहीं होगी, या फिर इसी क्लास में रहेगा, या फिर इससे भी जो है इसको और भी पहली कक्षा में इसको डालना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या है, समेटिव इवेल्युएशन है, वो डिसीजन लेता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? देखिए इस कक्षा के बारे में जो है, हाँ कल भी हमने डिटेल में स्टडी किया था। इसमें हम एक ही जो टॉपिक है उसके उसके ऊपर हम 2-2 दिन 3-3 दिन इस प्रकार से लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे डेल कोन का एक्सपीरियंस था, वो हमने 2-2 बार किया है। बीच में मेथड थे, वो भी हमने 2-2 3-3 बार 3-3 दिन वो उसको रिपीट किया है। ठीक है, इसको भी हमने दूसरे दिन रिपीट किया है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं रह गए हैं वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। लेकिन क्या होता है कि हम जहाँ पर बोल रहे हैं, कई बार मोमेंटम होता है शब्दों का, कि क्या पता कि वो एग्जाम्पल वो हम ना लेकर आ पा रहे हो जो आपको, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है ये सब चीज हमें समझ में आ गई है, ये नहीं आई है, तो आप पार्टिसिपेट आपको करना होगा। और सबसे मेन बात, आपको जो है स्टडी करनी होगी, टेक्स्ट बुक आपको उठाकर देखनी होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये ऐसा ना समझे कि सिर्फ ये आसान है हम कर लेंगे और सिर्फ ये पर्पज उसमें है कि 5 क्वेश्चन आने हैं। ये हमारे जो व्यवहारिक जो पक्ष है ना, वह हमारे व्यवहारिक पक्ष को भी दुरुस्त करता है, और सामाजिक रूप से भी हमें ये ज्ञान वर्धक बनाता है। किसी जैसे बच्चे तो सबके घर में होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को कैसे डील करना है, किस प्रकार से उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको उनको हम कैसे पहचाने, कैसे उनकी जो परफॉर्मेंस एनहेंस हो पाए, हमारी खुद की परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस हो पाए, ना कि सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड में बल्कि सभी सब्जेक्ट्स में कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, तो उसको समझने में भी इस जो ये यूनिट है, इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। आप इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत ज्यादा इसमें से सीखने को मिलता है। और टीचर बनने के लिए, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो गुण, जो दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं वो हमारे भीतर हमें उनका पता होना चाहिए, और वो गुण हमारे भीतर होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसकी स्टडी करनी होगी, टेक्स्ट बुक उठानी होगी, वहां से जो कुछ ना समझ में आए, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लेकर आए, पूछें आप क्लास में हमें, या तो जो है हम उसका तभी आपका समाधान कर देंगे, या फिर हो सकता है जैसे कि इंसान है, हम भी विकिपीडिया नहीं है कि गूगल की तरह सब कुछ फीड कर दिया जाए। हो सकता है कि उस समय पर हमें वो प्रश्न या फिर वो जो शब्द है ना क्लिक करे, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है उसको आपको बता पाए। लेकिन आप प्रॉब्लम तो लेकर आइए, जब प्रॉब्लम उठेगी तो सॉल्यूशन भी आएगा। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अब आपको जो है कार्य दिया गया था, हो सकता है आप व्यस्त होंगे, ठीक है, क्योंकि वो दिन के दौरान आपको कार्य दिया गया, तो आज जो है हम अभी दे रहे हैं, तो आपके पास रात भी है, दिन भी है। ठीक है, तो उसको आप करके आएंगे। सिर्फ एक ही बच्चे ने किया है, एक ही कैंडिडेट ने किया है यहाँ पर, तो उसको आप करेंगे, सभी करेंगे। ठीक है, मैम अभी मैं पूछूं? हाँ जी बोलिए। जी मैम, ये जो कोऑर्डिनेटर का आपने बोला कि कुछ मतलब उसके बारे में शॉर्ट लाइंस में लिखना है, पर मैम मैंने जितना मतलब डीपली सर्च करने का ट्राई किया, तो क्वेश्चन का ये था कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मतलब कैसी तरह से आ सकते हैं, जैसे कि 9 कोऑर्डिनेटर है, तो 9 कोऑर्डिनेटर में से मतलब कोई भी एक आ सकता है, तो उसका एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मतलब वो स्वयं से कैसे कनेक्टेड है, उसके फाउंडर कौन है, एस्टेब्लिश कब हुआ, मतलब इतना डीपली आएगा कि कैसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं मतलब कोऑर्डिनेटर से। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अंकिता, पर आपने स्टडी किया है तभी आप प्रश्न पूछ पा रही हैं। क्योंकि ठीक है, मैम ऑलमोस्ट मैंने जैसी तरह से मैं हाँ हाँ, सर्च की, तो उसमें ऑलमोस्ट मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो उसी का ही आ रहा था, तो मैं ये कंफ्यूज हुई कि स्वयं में एक्चुअली इनका रोल क्या होता है, तो जो आपने बताया बस वो ही मेन रोल है ना इनका। हाँ, तो इस पे है ना, आपने जो हमने बताया है वो ठीक बताया है, या फिर उसमें कुछ जो है और कुछ ऐड करना चाहिए, तो उसके हाँ पर्पज से भी हमने आपको बोला कि आपको आप जो उसको स्टडी करनी। ठीक है, हाँ, तो मतलब इसमें क्या है, है। हाँ,
तो इसमें मेन चीज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में प्रश्न कैसे बनता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जो, वो तो हमने आपको सबकी लिखवा दी गई है, 9 के 9 कोऑर्डिनेटर्स की, ठीक है। और उसमें प्रश्न एक तो फुल फॉर्म के ऊपर पूछ लिया जाता है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ठीक है, या फिर दे दिया जाएगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। दूसरा इसमें से प्रश्न यह बनता है कि जो एनपीटीईएल है या एआईसीटीई है वो किस लिए है, मतलब उसका क्या रोल है, ठीक है, या फिर उसको उसकी भूमिका, जो उसका कार्य है ना, उसकी भूमिका है वो दे दी जाएगी स्टेटमेंट में, और बताइए कि इनमें से किसकी भूमिका है, ये किसका कार्य है। तो उसमें से ये जो है चार चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे इन कोऑर्डिनेटर्स में से, उसमें से आपको चूज करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें से प्रश्न बनता है। हमने आपको ज्यादा इसमें डिटेल में क्यों कहा, क्योंकि इसमें तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड में तो इसके फाउंडर वगैरह और ये सब कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आईसीटी आपका मतलब जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में चांसेस हैं कि आपका पूछ लें कि इसमें ये कब से शुरू हुआ, ठीक है, कब से शुरू हुआ, और फाउंडर का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उसमें प्रश्न बनते हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको यही पूछेगा कि इस ये काम किया जा रहा है और ये किसके अंडर आता है, ठीक है, या फिर जो ऐसी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में जो है कौन सा जो कोऑर्डिनेटर है वो उसके वो हेल्पफुल है, ठीक है। ऐसे प्रश्न इसमें से पूछ लिया जाता है। तो आपको इसका डेफिनेशन भी आपको करना है, एक तरह से इंट्रोडक्शन करना है कि ये जो साइट है ये किस लिए है, मतलब ये है क्या, फुल फॉर्म क्या है इसकी, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और ये किस लिए है, इसका पर्पज क्या है, और इसके कौन फाउंडर है। फाउंडर कर लेंगे तो बेस्ट है, और नहीं भी करें तो भी चलेगा फाउंडर के बारे में, लेकिन इसका पर्पज क्या है, और ये कब शुरू हुई है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। आपको सिर्फ ये 3-4 चीजें करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। आपका किसी और का भी प्रश्न है क्या कोई? मैम एक्चुअली ना ये क्लासेस 7 o'clock होती थी, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाई, मुझे पता नहीं था कि क्लासेस का टाइम शिफ्ट हो गया है। तो मुझे कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वो कहाँ से मिल जाएगी, मतलब मुझे पता नहीं है कहाँ से रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। जो कल वाली क्लास में करवाया था वंशिका, वो आज वाली क्लास में कवर अप हो गया है, तो आज वाली क्लास की जो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सुबह तक अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। मैम कहाँ पर अपलोड करते हैं, क्योंकि मैं योगा वाले ग्रुप से ऐड हुई हूँ, तो जो आप लोग का ग्रुप है ना उसके मैसेजेस मुझे मिलते नहीं है, तो मुझे पता ओके नहीं है actually। ओके ओके, वो है गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा एक चैनल है, वो आपको जो है आपके ग्रुप में जहाँ से भी आप कनेक्ट हुई है वो शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, भाई आपको शेयर कर देंगे, ओके मैम। ठीक है। मैम आप कौन से बुक से पढ़ाती हैं? इसमें पूनम प्रसाद जी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती है, हमें जहाँ से लगता है कि ये जो है यहाँ से इजी स्टेटमेंट है और इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ सकता है, वो हम किसी बुक से भी कर लेते हैं, और किसी भी सोर्स से हम कर लेते हैं, गूगल का सहारा भी लेते हैं, और एक बुक या 2 बुक 3 बुक जैसे है वहां से हम ले लेते हैं इसको, पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है। मैम हाँ ये मेरे जो पास अरिहंत की बुक है। हाँ जो केवीएस मैदान की है जो आज आपको दिखाई गई थी वो भी बेस्ट है, उसमें से भी जो है प्रश्न पत्र बनता है, वो आप वो भी ले सकती हैं, ठीक है। वो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अरिहंत का है, अरिहंत की भी अच्छी बुक मानी जाती है, लेकिन उसमें आप ये देखिएगा कि जो प्रश्न है प्रश्नों के जो उत्तर है वो उसका मूल्यांकन कर लीजिएगा। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक उसमें अरिहंत की बुक में देखी गई है कि उसमें क्या होता है कि गलत जो है आंसर उसमें दिए गए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई वो बड़ी बात नहीं, लेकिन कंटेंट इसका अच्छा होता है, ठीक है, आप कर सकती हैं उसमें से, लेकिन ये फिर आपको जांच करना ये हो जाएगा कि कैसे वहां पर जो है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। हाँ आप कंटेंट ले सकती हैं वहां से, जी मैम। ठीक है। तो एंड करें क्लास को? जी मैम। ठीक है, तो आपका होमवर्क सुन लीजिए अभी, आपको 9 कोऑर्डिनेटर्स याद करके आने हैं, ठीक है,
और उसके साथ साथ चलिए आप इन्हीं को कराइए, और इसके बारे में जो है हर एक की साइट पे जाकर आपको साइट पे जाकर विजिट करना है साइट पे, और उनका इंट्रोडक्शन देखना है और इंट्रोडक्शन को नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो आप करेंगे, ये जो होमवर्क, ये आपको आईसीटी में भी हेल्प करेगा और हायर एजुकेशन का जो पार्ट है उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आपकी मेहनत जो है व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, और ये जो मूल्यांकन आपको करवाए गए, मूल्यांकन के बारे में भी आप पढ़ के आइएगा, और जो भी आपके प्रश्न है वो लेकर चलेंगे हम, और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर सेशन होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट जो है सिलेबस हो चुका है, सिर्फ क्रेडिट सिस्टम और आईसीटी बेस्ड जो है उसको समझाना रह गया है, और वो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का कार्य है। उसके बाद आपके डाउट्स लिए जाएंगे और